सलाम दोस्तों, मेरा नाम वाइशा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे कभी किसी को बताने की हिम्मत न कर सकी। दोस्तों, मेरी उम्र 27 साल है और अब तक न तो मेरी शादी हुई है और न ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले मेरी वालिदा हमें छोड़कर चली गई। मेरा एक बड़ा भाई है, फैसल, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और शहर में अपनी बीवी के साथ रहता था। मेरी कहानी दरअसल वहां से शुरू होती है जब फैसल भाई ने अपनी बीवी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वह हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों, मैं, वालिद और फैसल एक साथ रहने लगे। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, वह आगे नहीं बढ़ता, न तो कभी मंगनी तक पहुंचता और न ही शादी की बात। यह सूरत-ए-हाल मुझे बहुत बेचैन करती थी। मेरी उम्र की सारी सहेलियां न केवल शादीशुदा थी, बल्कि उनके बच्चे भी हो चुके थे और मैं अभी तक अकेली थी। न कोई जीवन साथी, न कोई खास तजुर्बा। अब मुझे लगने लगा था कि मेरा वक्त गुजरता जा रहा है। इस ख्याल से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। मैं खुद से पूछती कि ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो खूबसूरत हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी तो दिल में यह ख्याल भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। इन सारे ख्यालात से मैं ज़हनी तौर पर टूट रही थी। लेकिन जब फैसल भाई अपनी बीवी को अपना फ्लैट देकर हमारे पास वापस आया तो मुझे कुछ सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत उकता जाती थी। वालिद तो शाम होते ही अपनी दवाइयां लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। अगरचे भाई और भाभी की तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत प्यारी लगती थी। फैसल भाई ने कभी नहीं बताया कि उनके दरमियान क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की अफवाहें फैलाने की आदत। वह हर किसी की बातें सुनती और फिर उन्हें इधर उधर फैलाती रहती। लोगों ने जब फैसल से इस बारे में शिकायतें की तो उसे बहुत ठेस पहुंची। फैसल भाई ने कई बार अपनी बीवी को समझाया कि अपने घर पर तवज्जो दो, दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद करो, लेकिन वह नहीं सुनती। हमेशा कहती कि मेरी सहेली की भाभी के शौहर ने उसे नया फोन दिलवाया। हमारे पड़ोसी अपनी बीवी को शिमला घुमाने ले गए। वह अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं थी और हमेशा फैसल भाई से शिकायतें करती रहती। उस वक्त फैसल भाई की माली हालत भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी कबूल नहीं कर सकी और आखिरकार तलाक मांग लिया। जब फैसल भाई हमारे साथ रहने आया तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोनों दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई दोस्त भी नहीं था, वह भी अकेला और मैं भी अकेली। वालिद बुजुर्ग है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वह शाम 7 बजे अपनी दवा लेकर सो जाते और सुबह 6 बजे उठ जाते। मैं और फैसल रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी नमकीन या मिठाई खरीद लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भाई अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती और फैसल भाई थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। कभी कभी वह कहता, वाइशा चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे सुकून देता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ने की वजह से सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि फैसल भाई खुद बहुत परेशान है। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उसके पास जाकर पूछती, भाई क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो अलग क्यों हुए? फैसल भाई केवल इतना कहता, वाइशा मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बस कुछ और सोच रहा हूँ, मेरी फिक्र न करो। आहिस्ता आहिस्ता फैसल की हालत और बिगड़ने लगी। अब वह ठीक से खाना भी न खाता। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। पहले वह मुझसे बाहर चलने को कहता था, मेरे साथ खूब बातें करता था, लेकिन अब वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है।
वह अब दिन भर काम पर जाता और घर लौटते वक्त बगैर मेरी तरफ देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। वह मुस्कुराहट, वह बातें, वह मेरे साथ गुजारे गए लम्हात सब गायब हो चुके थे। उसका ये बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा दिल भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली कि नहीं, मुझे फैसल भाई को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वह काम से लौटा, मैंने सोचा उससे दिल खोल कर बात करूंगी। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दी। फैसल भाई अपने लैपटॉप पर फहश फिल्म देख रहा था। स्पीकर की आवाज इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं गोया पत्थर बन गई थी। न पाँव हिला सकती थी, न नजरें हटा पाती थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी और उसके हाथ। मैं समझ गई थी कि वह क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही मंजर बार बार घूम रहा था। फैसल भाई का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ वाजह देख लिया था। उसकी हर हरकत, हर जज्बा, यह मेरे लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं सकी। मुख्तलिफ ख्यालात ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो फैसल भाई काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की तरफ बढ़े। वहां उसके बिस्तर पर कुछ निशानात थे जो रात के वाकये की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वह क्या कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा कश्मकश चल रहा था। क्या ये परेशानी है, हैरानी, या कुछ और? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उसके कमरे से निकल आई। वालिद के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान बार बार रात के मंजर की तरफ जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। सच कहूं तो मेरे अंदर भी वही जज्बात जाग उठे जो शायद फैसल भाई महसूस कर रहा था। मैं भी तो 27 साल की थी। दिल में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती, मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में फैसल भाई की तस्वीर आ गई। मैं चौंक गई। ये मैं क्या सोच रही थी? अपने ही भाई के बारे में। लेकिन कल रात जो देखा था वह मेरे दिल से जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखें, हरकतें और उसका। मैं अपने ख्यालात से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब फैसल भाई लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, आपसे बात करनी है। वह बोला, अभी नहीं वाइशा, मैं थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसने बगैर मेरी तरफ देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भाई, सिर्फ थोड़ी देर, आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने मिन्नत की। उसने आह भरी, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करेंगे। मैंने सर हिलाया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके कमरे के पास से गुजरी तो वही आवाजें सुनाई दी। वह फिर से वही कर रहा था। मैंने इंतजार किया। जब वह बाहर आया, मैंने सीधे उससे पूछा, भाई, आप कब तक इसी तरह रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। उसने गह सांस ली। आयशा, मुझे लगता है मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं अकेलेपन से तंग आ चुका हूँ। मैं समझती हूँ भाई, मैं भी तो यही चाहती हूँ अपने लिए, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर भाई, तुम अभी छोटी हो। उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भाई, मैं छोटी नहीं हूँ, 27 साल की हो गई हूँ। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भाई, कल रात मैंने आपको देखा था वह फिल्में देखते हुए। भाई के ऊपर गोया बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है यह? तुम मेरे कमरे में झांकती हो। कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज लगभग चीख थी। उसके अल्फाज ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके मैंने अपने आंसुओं को आजाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतनी उलझने? 10 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह फैसल भाई था। उसने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आयशा, प्लीज मत रो। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपना भाई वापस चाहिए, वह जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। फैसल भाई ने मेरी तरफ एक अजीब नजर से देखा और बोला, आयशा,
कल रात जो तुमने देखा वह तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा है न? मैं सच कहूं तो बेचैन हो गई भाई। मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी है। क्या क्या शादीशुदा लोगों के दरमियान ऐसा ही होता है? मेरी बात सुनकर फैसल भाई की नजरें बदलने लगी। उसने मुझे पांव से लेकर सर तक देखा, इस तरह जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नजरों के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगी। उआइशा, क्या तुम मुझसे करीब आना चाहती हो? उसने आहिस्ता आवाज में पूछा। उसकी बात सुनकर मैं सख्त हो गई। बोल नहीं पाई। कुछ पल सर झुका कर खड़ी रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ रजामंदी में सर हिलाया। सच कहूं भाई, मैं भी वह आजमाना चाहती हूँ, मैंने शर्माते हुए कहा। लेकिन एक शर्त पर। अगर मैंने आपको यह करने दिया तो क्या आप वह फिल्में देखना छोड़ देंगे? अगर इससे आपको राहत मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। फिर फैसल भाई ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके लम्स में कुछ ऐसा था जो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जब हम गैरमुनासिब रास्ते पर चल पड़े, वाकयात तेजी से बदलने लगे। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में धंसते गए। जो रिश्ता पाकीज़ा होना चाहिए था, वह नापाक हो गया था। हम एहतियात बरतते लेकिन जवाल का अंजाम यकीनी था। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक वालिद को कुछ आहट सुनाई दी। वह उठे और मेरे कमरे की तरफ आ गए। वालिद बोले, उआइशा क्या कर रही हो? इतनी रात को तेरे साथ कौन है? वालिद की आवाज सुनकर हम दोनों सहम गए। फैसल भाई ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए और जब दरवाजा खुला, वालिद ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। यह क्या हो रहा है तुम दोनों के दरमियान? वालिद गुस्से से कांप रहे थे। यह हमारा घर है, हमारा खानदान है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। वालिद के चेहरे पर मायूसी का बोझ देखकर मेरा दिल टूट रहा था। वालिद बोले, उआइशा, मैंने तुम्हें इतने अच्छे अखबार दिए, लेकिन यह सब क्या है? वालिद की आवाज में दर्द था। और फैसल, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। वालिद के अल्फाज ने हमें हकीकत का एहसास करा दिया। फैसल ने सर झुकाकर कहा, वालिद, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, वालिद, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। वालिद ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूत बने रहे। अब यह सब बंद करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान की बदनामी हो। इतना कहकर वालिद चले गए, पीछे छोड़ गए अपने टूटे हुए ख्वाबों का मलबा। अगली सुबह वालिद ने फैसल को घर छोड़ने का हुक्म दिया। फैसल, अब तुझे अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी। और उआइशा, मैं तेरी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। फैसल ने अपनी गलती तस्लीम की और दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने अंदर के बुरे ख्यालात से छुटकारा पाने का अज़म किया। कुछ महीनों बाद वालिद ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। अहमद एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, नेक दिल और समझदार इंसान था। हमारी शादी हो गई और मैंने उसके साथ नई शुरुआत की। अहमद ने मुझे हमेशा इज्जत दी, प्यार किया और मैंने भी अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। फैसल ने भी एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके नया खानदान बसाया। आज मैं अहमद के साथ खुशहाल हूँ। मेरा एक प्यारा बच्चा है और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि खानदान की इज्जत और सही रास्ते पर चलने से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं, लेकिन सुधरने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। मेरी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और सुधारने की है। मिलन भी जिंदगी है और जुदाई भी जिंदगी है। गलतियां भी जिंदगी है और उनसे सीखना भी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां गलत फैसले आसान लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे फैसले सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारे खानदान को भी मुतासिर करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा है कि कभी कभी हम अपनी कमजोरियों और अकेलेपन में ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे और हमारे खानदान के लिए सही नहीं होते, लेकिन हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बराह करम अपने ख्यालात शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। शुक्रिया।